जी जनाब, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको डब्ल्यू के स्टेटमेंट के ऊपर, डब्ल्यू की बेसिस के ऊपर अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, यानी कि सिंगल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और आपको बैकवर्ड वर्किंग के लिए कहा जाए, यानी कि आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए जाएं और आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस के मुतालिक कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए। अब डब्ल्यू अकाउंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट बुक कीपिंग किस तरीके से की जा सकती है। एक तो ये है कि हम लोग एसेट का अकाउंट अलग मेंटेन करें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो अलग मेंटेन करें। ठीक है जी, दिस वाज द मेथड नंबर 1। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ एसेट का अकाउंट ही मेंटेन करते हैं, तो जब हम कभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एट एनी गिवन टाइम हमारे पास एसेट के अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है वो उसका डब्ल्यू या नेट बुक वैल्यू आ रही होती है उन एसेट्स की जो कि उस अकाउंट्स के अंदर पड़े होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम लोग अलग अलग मेंटेन करते हैं, तो एसेट में हर वक्त उसकी कॉस्ट आ रही होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसकी डेप्रिसिएशन टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर आ रही होती है। जब डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट करके चार्ज करनी होती है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग एसेट का अकाउंट भी दिखाते हैं और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट माइनस करके नेट बुक वैल्यू एसेट्स की दिखा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस मेथड की कि जिसमें एक सिंगल अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है एसेट का डब्ल्यू अकाउंट्स के तरीके से, और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप गौर से देखें तो आपको पता है कि ओपनिंग ऑफ द एसेट्स इस तरफ आ रही होती है। पूरे साल में जितनी एडिशंस होती हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अगर कोई हमने एसेट परचेज किया है तो हम उसकी एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट एंड कैश बैंक या लाइबिलिटी क्रेडिट बाय दिस अमाउंट, तो वो जितनी एडिशंस होती हैं यहाँ पे आती हैं। ठीक है जी, अगर कोई एसेट डिस्पोज करते हैं तो हम यहाँ पे उसको डिस्पोजल डालते हैं, उसका डिस्पोजल वैल्यू, उस एसेट की डिस्पोजल की डब्ल्यू या नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। राइट, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहें और इन्हीं चीज़ों को हम लोग जहन में रखते हुए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम कोई एसेट डिस्पोज करते हैं तो हम ये जो एसेट का अकाउंट होता है उसमें से माइनस करते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू, वो नेट बुक वैल्यू जो कि डिस्पोजल डेट की होती है। राइट, लेकिन इसको माइनस करने से पहले हम डेप्रिसिएशंस भी चार्ज करते हैं। इस एसेट के अकाउंट के अंदर जो डेप्रिसिएशंस जो हैं वो कौन कौन सी चार्ज होंगी? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, उन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो हमने ऐड किए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन। राइट, अगर वो साल में 6 महीने यूज हुए हैं तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन, 3 महीने यूज हुए हैं 3 महीने की डेप्रिसिएशन। हम इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स डालते होते हैं टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल जितनी डेप्रिसिएशन उस एसेट की जो डिस्पोज हुआ है वो डालते होते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑन ऑल दोज एसेट्स विच आर रिटेन्ड, वो तमाम एसेट्स जो हमने रिटेन किए हैं उनके ऊपर 12 महीनों की डेप्रिसिएशन जो है ना वो हम लोग चार्ज करते होते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने एक ही एसेट का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है और उसी एसेट के अकाउंट के अंदर हम तमाम एंट्रीज करते हैं और यहाँ से हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलता है और हमारा ये टी अकाउंट जो है ये टैली हो जाता है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एसेट के अंदर जितनी एडिशंस होती हैं वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जितने डिस्पोजल्स होते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। जितनी डेप्रिसिएशंस होती हैं एडिशंस के ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टू द ईयर एंड, डिस्पोजल्स के ऊपर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, और रिटेन्ड एसेट्स उनके ऊपर पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। दिस इज द टोटल एसेट ऑन एट डब्ल्यू अकाउंट। हम डब्ल्यू का जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें टोटल ये वाली एंट्रीज इसमें आ सकती हैं। अब नॉर्मली फ्लो क्या होता है? आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाता है, आपको एडिशंस के बारे में बता दिया जाता है, आपको डिस्पोजल्स की वर्किंग करनी पड़ती है या आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, डेप्रिसिएशंस की कैलकुलेशन आप करते हैं और आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया जाए कि आपको ओपनिंग बैलेंस ना दिया जाए बल्कि क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप पुट करें तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे खुद ही निकल आएगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद एक इसका एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे।
देखिए जनाब, हमारे पास एक एग्जांपल है, उसने कहा है कि द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए एंड कंपनी एज एट 30 जून 2015 इज ₹831,128। ये WDV है 31 जून 2015 की, राइट। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो कि उस डेट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने के बाद निकाला है 831,128। द डेप्रिसिएशन रेट इज 15%। WDV मेथड, क्रिएट द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है वो हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पुट करनी है। जो पहली एग्जांपल मैंने लिया है इसमें कोई एडिशंस कोई डिस्पोजल्स नहीं है, ताकि आपको सीधी सीधी समझ आए। ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग इस तरफ लिखते होते हैं जो उसने दिया हुआ है, डेट इज 831,128। ज़्यादा से ज़्यादा इस अकाउंट में फिर क्या आएगा, अगर कोई एडिशन या कोई डिस्पोजल नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री आएगी, यानी कि वो वाले एसेट्स जो कि पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं, वो एसेट्स जो रिटेन्ड रहे हैं पूरा साल, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज करनी है। तो जनाब डेप्रिसिएशन तो 15% WDV के ऊपर है, किस चीज़ की, वो अमाउंट जो यहाँ पे लिखी होती है। तो ये अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग हमें दिया हुआ है, हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा इसके बाद। तो जनाब अगर आप गौर से देखें तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 15% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो अगर ओपनिंग बैलेंस एक्स हो जाए, हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस एक्स, तो हमारे पास जो क्लोजिंग ये जो डेप्रिसिएशन होगी ये कितनी होगी, 0.15x के इक्वल होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर 0.15x के इक्वल है तो ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट टैली हो जाएंगे। तो मैं अगर इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के इक्वल रख दूं तो मैं यहाँ से x कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये आएगा। तो अगर मैं x में से उसका 15% माइनस कर दूंगा तो ये आएगा, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.15 ऑफ x प्लस 831,128। ठीक है, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस अकाउंट की लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है x, इसकी राइट साइड पे क्या आ रहा है 0.15x प्लस 831,128, राइट। तो जनाब यहां से मैं x का आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये 0.15x उधर जाके माइनस का 0.15x हो जाएगा, x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 831,128, यानी कि 0.85x इज इक्वल टू 831,128। यहाँ पे हम सीधा भी पहुंच सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन अगर 15% कैलकुलेट की जाए तो दिस इज एक्चुअली 0.85 ऑफ x। ठीक है, तो बहरहाल अगर ये चीज़ आपको नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं है, आप इसी रूल को फॉलो करें क्योंकि ये रूल हर जगह पे हमें फायदा देगा। हमने कहा कि अगर ओपनिंग बैलेंस x है, ओपनिंग बैलेंस अननोन था, हमने यहाँ पे उसको ज्यूम कर लिया कि ओपनिंग बैलेंस x है। क्यों, क्योंकि ये WDV मेथड के अकाउंट्स हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और कोई रास्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि ओपनिंग में कौन कौन से एसेट्स पड़े हुए हैं, ये किस किस डेट पे परचेज हुए थे, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता। WDV मेथड की जो सबसे बड़ी आसानी है वो यही है कि हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कौन सा एसेट किस डेट पे कब परचेज किया था। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते तो इस वक्त हमारे कुछ एसेट्स की कॉस्ट डिफरेंट होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट डिफरेंट होता, कुछ एसेट्स फुली डेप्रिसिएट हो गए होते, कुछ एसेट फुली डेप्रिसिएट नहीं हुए होते, तो हमें काफ़ी एसेट्स की डिटेल वगैरह चाहिए होती है। इसलिए भी हम लोग WDV मेथड प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर वापस आते हैं, हम लोग बात करें कि x क्या होगा। x विल बी इक्वल टू 831,128 डिवाइडेड बाय 0.85, तो x विल बी इक्वल टू 9,777,998। ठीक है जी। तो जो ओपनिंग है हमारा इस एसेट का वो है जी 9,777,998। अच्छा, अब मुझे डेप्रिसिएशन की फिगर चाहिए, तो डेप्रिसिएशन की फिगर मुझे पता है किसके इक्वल है, 0.15 ऑफ x के इक्वल है। तो मैं अगर x का 15% कैलकुलेट करूं 0.15 ऑफ x, तो डैट विल बी इक्वल टू 146,670। जो डेप्रिसिएशन है डैट विल बी इक्वल टू 146,670।
670। सो दिस इज योर अकाउंट जो कि आपने बनाना था। डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं दी गई थी, ओपनिंग नहीं दिया गया था, क्लोजिंग दिया गया था। तो क्लोजिंग से हम वर्क बैक कर सकते हैं। ओपनिंग क्यों? क्योंकि क्लोजिंग जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आया हुआ है। मैं जरा इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दूं तो 831 128 विल बी द क्लोजिंग, और ये अकाउंट जो है ना ये हमारा टोटल किसके इक्वल बनेगा? 977798 977798, राइट। अच्छा जी, दिस वॉज सिंपल अकाउंट। इसमें कोई डिस्पोजल नहीं थी, कोई एडिशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हम लोग अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कि एक एडिशन है, और हम देखते हैं कि एडिशन के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। रूल यही रहेगा, कैलकुलेशन का तरीका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं जनाब। एग्जाम्पल नंबर 2, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए कंपनी एज एट 30 जून इज 831,128। सेम अमाउंट के साथ चल रहा हूँ। द डेप्रिसिएशन रेट इज 15%। WDV मेथड, क्रिएट द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ए प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 जनवरी 2015 एट द कॉस्ट ऑफ ₹200,000। तो जनाब हमने पूरे साल के दौरान एक प्लांट भी परचेज किया है। ओपनिंग हमें पता है यहाँ पे आएगा, जितनी परचेजेस हम करेंगे वो यहाँ पे आएंगी, जितनी परचेजेस के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पे चार लिखेंगे। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहे, एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन ऑन रीटेन्ड, ठीक है जी, रीटेन्ड एसेट्स जिनके ऊपर 12 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, यानी कि जो ओपनिंग एसेट्स हैं इनको हम ओपनिंग एसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपनिंग एसेट्स जो होते हैं ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। ओपनिंग एसेट्स में वो वाले एसेट्स होते हैं जो रिटेन्ड रहे होते हैं, या वो एसेट्स होते हैं जो डिस्पोज हो गए होते हैं। ये दोनों ओपनिंग के अंदर शामिल होते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में हम डिस्पोजल की एंट्री नहीं देख रहे, इसलिए आपको इसमें बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं डिस्पोजल आ जाएगा तो फिर हमें ओपनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1, वो एसेट्स जो डिस्पोज हो गए हैं उनके ऊपर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, और वो एसेट्स जो पूरा साल यूज हुए हैं जिनको मैं रिटेन्ड एसेट्स कह रहा हूं उनके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करनी है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन्ड एसेट्स, तो हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स आएंगे, ऐसे ही ना जी। तो जो क्लोजिंग एसेट्स आएंगे हमारे पास वो हैं जी 831,128, 831,128, ओके। ये है जनाब हमारे पास अकाउंट्स का स्ट्रक्चर इस वक्त जो हमारा बनेगा मशीनरी अकाउंट का। उसने कहा जी एडिशन हुई है 2 लाख रुपए की, तो हम परचेज के अंदर लिखेंगे 200,000, राइट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, जो एडिशन हमने की है उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, हम देखेंगे ये एसेट हमारे पास इस साल कितना इस्तेमाल हुआ है। इसकी कॉस्ट जो है वो है जी 200,000, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है इसलिए सीधा सीधा इसको रेट लगा देंगे। 15% का रेट है जो हम यूज करते हैं। और अब अगर हम गौर से देखें तो ये एसेट जो है ये 1 जनवरी को परचेज हुआ, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 30 जून के। इसका मतलब ये है कि ये एसेट इस साल 6 मंथ यूज हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी फिर 6 मंथ्स की चार्ज करेंगे, तो 6/12 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो डेप्रिसिएशन ऑन द एडिशन इज 200,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो 2 लाख का 15% ये बनता है जी 30,000, और 30,000 का हाफ बनेगा 15,000 रुपये, 15,000। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स दैट आर रिटेन्ड। वो एसेट्स जो रिटेन रहे हैं, जिनको हमने यूज नहीं, जिनको हमने डिस्पोज नहीं किया, वो हमें नहीं पता कितने, क्योंकि हमें पता है कि ओपनिंग एसेट्स हैं x। तो डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन्ड कितना होगा फिर, अगर हम लोग कहें कि ये है x, यहाँ पे ओपनिंग के साथ ब्रैकेट में x लिख देते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन्ड कितना होगा जनाब, 15% ऑफ x। फिर दोबारा हम लोग वही रूल लगाएंगे। हम लोगों ने सारी फिगर्स के आगे जो अननोन फिगर्स थी उनको x लिख दिया, जो डेप्रिसिएशन ऑन अननोन फिगर थी उसको हमने 15% ऑफ x करके लिख दिया। अब हम दोबारा यहाँ से एक इक्वेशन बनाने लगे हैं। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ ए टी अकाउंट। तो टी अकाउंट की लेफ्ट साइड पे क्या है, x है, प्लस 200,000 इज इक्वल टू 15,000 ये वाली अमाउंट, प्लस 15% ऑफ x प्लस 831,128, 831,128 ले जनाब।
तो हम लोग ये इनकी उसी तरीके से शफलिंग करते हैं। ये 15% ऑफ एक्स उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 15,000 प्लस 831 128 माइनस 200,000। तो अब यहाँ से जो x निकलेगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 760,150। लें जनाब, आपके पास ओपनिंग एसेट्स आ गए। ये वो एसेट्स हैं जो कि ओपनिंग में आपके पास पड़े हुए थे, और इन सब के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन अब 15% चार्ज करनी है। तो 15% ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू 114022, राइट। 114022 is the 15% of 760,150. So this will be the depreciation 114022। तो इस तरीके से आपके ये जो दोनों अकाउंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ टैली कर जाएंगे। 960 150 इनका टोटल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो जनाब रूल वही सिंपल था, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जो एडिशंस की थी वो कैलकुलेट की, जो परचेजेस थी उसकी हमने सारा इफेक्ट डाल दिया, फिर उसके बाद हमने दोबारा से वही वाली इक्वेशन बना के ओपनिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर लिए। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अब आपके पास एडिशंस भी हैं और जिसमें सिर्फ एक डिस्पोजल है, और फिर उसके बाद इसको फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल 3 है जी, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए कंपनी एज एट 30 जून 2015 इज 831,128। The depreciation rate is 15%. WDV create the plant and machinery account। और हुआ क्या, हुआ ये कि 1 जनवरी 2012 को, यानी कि पिछले कुछ सालों में आपने एक एसेट परचेज किया 250,000 का, ठीक है जी, एंड ये आपने सेल किया है 30 जून 2015 को, 30 जून 2015 को, यानी कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर जिस साल आप ये काम कर रहे हैं। तो इसकी तो पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी। जितनी मर्जी डेप्रिसिएशन चार्ज हो, 12 महीनों की, जितनी देर तक वो एसेट यूज हुआ है उतने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। करंट ईयर में ये एसेट पूरा 12 महीने यूज हुआ है, तो करंट ईयर में इसकी पूरी 12 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। इसकी बुक वैल्यू में 50,000 ऐड करके हमने उसको सेल किया है। ये इंफॉर्मेशन कि ये बुक वैल्यू प्लस 50,000 पे सेल हुआ है, ये हमें रेलेवेंट होगी अगर हम इसका डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होते। तो अभी तो हम इसका डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे, हमें सिर्फ उसने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं जनाब। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इससे पहले करते आए हैं, ओपनिंग हमारा यहाँ पे लगेगा, परचेजेस कुछ होती तो वो यहाँ पे लगती, वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, परचेजेस यहाँ पे आएंगी, और डेप्रिसिएशन ऑन परचेजिंग जो है, जो एसेट्स परचेज हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे नील लिख देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा अकाउंट में ये चीज़ लिखें, लेकिन आपको याद रखवाने के लिए मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड एसेट्स, वो एसेट जो कि इस साल डिस्पोज हो गया है, वो इस साल कितनी देर यूज़ हुआ उसकी डेप्रिसिएशन अलग से। और डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन्ड एसेट्स, वो एसेट्स जो आपने रिटेन किए हैं जो 12 महीने यूज हुए हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो जनाब ये 3 तरह की डेप्रिसिएशन होती है। और अगर आपको याद हो, इसी लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी कि जब एसेट डिस्पोज करते हैं तो हम एसेट की WDV जो कि एसेट की होती है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, वो यहां से माइनस करते हैं। एसेट की डेट ऑफ डिस्पोजल की जो WDV होती है ना, जिस दिन वो डिस्पोज हुआ है वहां तक की WDV आपने कैलकुलेट करके इस अकाउंट से निकालनी है, ठीक है जी। वहां तक की उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करनी है, ठीक है, जिस डेट पे वो एसेट डिस्पोज हुआ है करंट ईयर में। तो ये जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखिएगा। तो जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपके पास आएगा जनाब इसका क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में उसने बताया है कि ये 831,128 है, ठीक है जी, ओके। ओपनिंग हमें नहीं पता, उसने परचेजेस का कुछ नहीं बताया, परचेजेस नील हैं। एक एसेट डिस्पोज हुआ है, जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी WDV चाहिए टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, और उसकी डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर में चार्ज होगी। तो आपको पता है कि जब एसेट WDV पे मेंटेन हो रहा होता है तो फिर हमें उसका शुरू से कहानी लेके चलनी पड़ती है। और जब हमारा एसेट अकाउंट WDV पे है तो हमें नहीं पता चलता कि उसकी
कॉस्ट कितनी थी उसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी। लेकिन उसने हमें कॉस्ट बताई हुई है, हम कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक दूसरे से माइनस करके हम उसकी WDV निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकालनी थी। तो WDV उस एसेट की जो एसेट 1 जनवरी 2012 को परचेज हुआ था और 30 जून 2005 को सेल हुआ है, इसकी WDV क्या होगी। तो हम ईयर बाय ईयर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम ईयर की बात करें, ईयर है जनाब जिस साल ये परचेज हुआ था, ये परचेज हुआ था 1 जनवरी 2012 को, यानी कि 2012 में। तो 2012 का ईयर कब खत्म हुआ होगा भला, 30 जून 2012 को। इसका मतलब ये है कि ये उस साल कितने महीने यूज हुआ, 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 30 जून पे ईयर चेंज हो गया होगा, 2013 शुरू हो गया होगा, 2013 ये एसेट पूरा यूज हुआ, 2014 भी ये एसेट पूरा यूज हुआ, ठीक है जी। 12 महीने ये एसेट यूज होता रहा और 2014 के एंड पे ये एसेट हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग फिगर है इसके अंदर आ गया। फिर 2015 में ये एसेट डिस्पोज हुआ, लेकिन 2015 में भी डिस्पोज होने से पहले आखिरी दिन तक चला, तो आखिरी दिन तक इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, ठीक है। अब हम आगे उसी तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे जैसे हम लोग इससे पहले करते आए हैं। हम लोग ये बात करेंगे कि एसेट जो है उसकी WDV या कॉस्ट जो है वो उसकी क्या है, ओपनिंग। तो उस एसेट की जब वो आया था तो वो कितने का आया था जनाब, 2.5 लाख रुपए का आया था। तो 250,000 इज द ओपनिंग एसेट और कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो डेप्रिसिएशन इसकी पहले साल जो चार्ज होगी वो 250,000 के ऊपर 15% के हिसाब से चार्ज होगी 6/12 मंथ्स की। तो 250,000 के ऊपर 15% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन पहले साल इसकी चार्ज होगी वो होगी 18,750 और इसकी जो क्लोजिंग WDV आएगी, क्लोजिंग WDV दैट विल बी इक्वल टू 250,000 माइनस 18,750, 231,250, राइट, ओके। तो यही हमारी अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगी। इस साल इसके ऊपर पूरा ही 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी विच इज़ 34,688 और हमारे पास जो क्लोजिंग WDV दूसरे साल के एंड पे आएगी वो बनेगी 196,562। तो अगले साल 196,562 हमारे पास आ गया। इस साल इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी डैट इज इक्वल टू 29,484, 15% इस अमाउंट का। तो हमें पता है कि इस अमाउंट का 15% जब हम लेंगे तो ये 29,484 बनेगा और आपके पास जो क्लोजिंग WDV आएगी 167,078। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये है एसेट की WDV एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो फिगर आ रही होती है वो ओपनिंग में आ रही होती है। इसका मतलब है कि जो ओपनिंग एसेट्स हैं, इन ओपनिंग एसेट्स में इसकी जो वैल्यू होगी वो 167,078 के करीब होगी, ठीक है, 167,078 ये पूरी होगी। अच्छा, अगले साल की बात करते हैं। 2015 में क्या हुआ, 2015 में ज़रा पेन चेंज करके लिखता हूँ, कलर चेंज करके, ताकि आपको पता चले कि दिस इज़ द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसकी जो ओपनिंग थी वो थी 167,078। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 12 महीनों की ही चार्ज हुई, यानी कि इस साल भी ये 12 महीने ही इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर पे जाके ये डिस्पोज हुआ है। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन बनती है दैट इज़ 25,062, 25,062। और हमारे पास जो क्लोजिंग WDV टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल इसकी आई है वो आई है 142,016। ले जनाब, इस टेबल को बनाने से हमें दोनों फिगर्स पता चल गई। पहली फिगर, जब एसेट जिस साल डिस्पोज हुआ है उस साल इसके ऊपर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, 25,062 रुपए। दिस विल बी द फिगर जो कि यहाँ पे आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट डिस्पोज्ड टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ये आई है जनाब 25,062। ओके, WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एसेट कब डिस्पोज हुआ है, इस डेट पे डिस्पोज हुआ है। और WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल एसेट की कितनी आ रही है, 162,016। तो जनाब ये दो फिगर्स, ये डेप्रिसिएशन है और ये WDV है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो ये हम यहां पे लिखेंगे 142,016। ठीक हो गया जी। अब फिर वही चीज रह गई, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग X है। अब रिटेन्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी, तो वो वही 15% ऑफ X। क्या ख्याल है, क्या ये बात मैंने ठीक लिखी है? क्या सारे के सारे ओपनिंग के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी
जी नहीं, ये जो ओपनिंग है ना, ये टोटल एसेट्स हैं। ये सारे के सारे एसेट रिटेन्ड नहीं हुए हैं, इसमें से कुछ एसेट रिटेन रहे, कुछ डिस्पोज भी हो गए। कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ भला? ये वाला एसेट डिस्पोज हुआ जिसकी ओपनिंग के अंदर 167,078 रुपीज की फिगर पड़ी हुई थी। तो हमारे पास ओपनिंग एसेट जितने भी हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो सारे के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी पूरे साल की। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे रिटेन्ड नहीं हुए। इनमें से कुछ एसेट डिस्पोज हुए, कुछ एसेट रिटेन हुए। जो डिस्पोज हुए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ये हम चार्ज कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ रिटेन्ड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15% ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा, बल्कि 15% ऑफ एक्स माइनस 167,078 लिखूंगा जनाब। दिस इज द ओनली थिंग जो कि डिफरेंट है, जिसको आपने गौर से देख लेना है। मैं फिर दोबारा इसकी लॉजिक बताता हूं। देखें, हमने ये बात की है कि ओपनिंग एसेट्स के अंदर दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं। वो एसेट्स जो रिटेन रहे पूरा साल इस्तेमाल होते रहे, दिस इज नंबर 1, जिसको मैं आर से लिख रहा हूं। और वो एसेट्स जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गए, जिसको मैं डी से लिख रहा हूं। जो एसेट डिस्पोज हुए हैं, अगर तो कोई एसेट डिस्पोज हुआ होगा तो हम लोगों ने रूल ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले उस एसेट की फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है हमने सबसे पहले। तो वो क्योंकि अब हम कर चुके हैं, ये जो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल वाली एंट्री है ये हम कर चुके हैं। अब हमें एक्स के अंदर से वो वाली फिगर माइनस करनी पड़ेगी, वरना इसके ऊपर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। देखे ना, 167,078 के ऊपर 15% चार्ज करेंगे तो वही बनता है ये जो इसके ऊपर हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो जो लिख चुके हैं वो आपने दोबारा चार्ज नहीं करनी, ठीक है जी। तो अब हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है जनाब? इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ऐसे बन रही है कि x इज इक्वल टू 142,016 प्लस 250,62 प्लस 15% ऑफ x माइनस 167,078 प्लस 831,128। ठीक है जनाब। अब आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, और जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो डैट विल बी इक्वल टू, ये बहुत इजीली आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो क्यों ना इस दफ़ा हम इसे कैलकुलेटर पे करें। जी जनाब, तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे x, तो आपको पता है आप x लिख सकते हैं अल्फा x, और उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 142,016 प्लस 25062 प्लस 0.15 multiplied by alpha x minus 167,078 bracket close plus 831,128, राइट। ये हमने लिख लिया। शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू, उसने कहा जी योर आंसर इज 1144875। तो x is 1144875. This is your opening asset 1144875. Okay. This was the total calculation for this. अगर इसमें परचेजेस होती तो परचेजेस में सिंपल हम यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख रहे होते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख रहे होते, तो वो यहाँ पे प्लस माइनस में फिगर्स ही होती, उसमें कोई आपको प्लस माइनस में कोई अननोन वेरिएबल का कोई जिक्र नहीं था। देखिए, अननोन वेरिएबल सिर्फ वहां पे है जहां पे आप डेप्रिसिएशन ओपनिंग की कैलकुलेट करें, और ओपनिंग की डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट हमारे पास मौजूद नहीं है। सो दिस वाज द कैलकुलेशन। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो दिस इज द आंसर। हमारा आंसर जो है वो है जी 1144875। इसमें से आप अगर गौर से देखें तो ये टोटल ओपनिंग है। हम लोग ओपनिंग में से माइनस करेंगे क्या 167,078। हमें पता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, 15% ऑफ x माइनस 167,078। x क्या आया है 1144,875 आया है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 15% ऑफ x माइनस 167,078, ठीक है ना जी। तो 15% ऑफ x कितना आया है, x आया है 1144875, ये जो अभी हमने ऊपर निकाला है, ठीक है जी। और इसमें से माइनस करना है 167,078,
तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी फॉर द ईयर दैट विल बी इक्वल टू 146,669. 146,669. So the depreciation that will be charged here is 146,669 और हमारे पास जो दोनों तरफ एसेट्स का टोटल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1144875. 1144875. ठीक है जनाब, तो दिस इज़ हाउ वी डू इट. अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अब हम एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें ये तीनों चारों चीज़ें, 2-3 एडिशंस, 2-3 डिस्पोजल्स इकट्ठे आ जाएं और आपसे 2 या 3 सालों के अकाउंट्स बनाने के लिए कहा जाए. तो यानी कि यही वाली चीज़ें हैं, यही वाली बातें हैं, बिल्कुल ऐसे सॉल्व होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी. आपको एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होकर जब आ जाएंगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए अगली प्रैक्टिस है. लेकिन अगली प्रैक्टिस करने से पहले ये वाले क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, फिर अगला सवाल करेंगे तो समझ आएगी वरना नहीं आएगी.